नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2014 में आपका स्वागत है। हरियाणा में चौटाला परिवार और हुड्डा परिवार में एक दूसरे को निपटाने का मिशन है। मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने जेल में ओम प्रकाश चौटाला की शपथ लेने की बात को तुल दिया। चौटाला ने कहा था कि लोकदल को जिता दीजिए, मैं जेल में भी शपथ ले लूंगा। इसी पर हुड्डा उनकी और उनकी पार्टी के खिलाफ बहुत बोले हैं। ऐसे ही उधर महाराष्ट्र में एनसीपी ने कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण को निपटा देने की ठानी है। उनके खिलाफ दक्षिण कराड़ सीट से दिग्गज कांग्रेस नेता को निर्दलीय उम्मीदवार बनाया गया। शरद पवार सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चव्हाण अलायंस लायक नेता नहीं है। उन्होंने सरकार की नाकामियों और अलायंस टूटने के लिए पृथ्वीराज चव्हाण को दोषी करार दिया। ऐसे ही राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर तीखे वार किए हैं। मतलब प्रदेशों के आला नेताओं की राजनीतिक दुश्मनी निजी दुश्मनी में बदली दिखलाई दे रही है। गनीमत है जो भाजपा ने किसी नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया, अन्यथा वह भी चपेटे में आता। आज इस पर चर्चा है, पर यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले कुछ चुनावी कानाफूसी देखी सुनी जाए। भारतीय जनता पार्टी को अगर हरियाणा में सरकार बनाने का मौका मिलता है तो बाहर से आए नेताओं को सीएम पद नहीं मिलेगा। पार्टी के जानकार नेताओं का कहना है कि अपने पुराने नेताओं को ही मौका देने की सोच है। पार्टी की इसी सोच का जिक्र कैप्टन अभिमन्यु ने किया है। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा है कि पार्टी के जमीनी नेताओं को ही नेतृत्व संभालने का मौका मिलेगा। भाजपा के इस रुख से दो दिग्गज नेताओं के लिए रास्ता बंद हो सकता है। कांग्रेस से आए दो दिग्गज नेता मुख्यमंत्री पद के स्वघोषित दावेदार हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह दोनों के समर्थक उनको सीएम का दावेदार बता रहे हैं। लेकिन भाजपा में स्पष्ट सोच है कि बाहर से आए किसी नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलने वाली है। अगर भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो उसके अपने नेताओं में से प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैप्टन अभिमन्यु और मनोहर लाल खट्टर में से किसी को मौका मिलेगा। पर उससे पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह दोनों अपने अपने लोगों को जिताने में लगे हैं। उन्हें अब भी पासा पलट जाने का भरोसा है। हरियाणा के कई बड़े राजनीतिक और आर्थिक घरानों की महिलाएं इस बार चुनावी मैदान में हैं, जिससे इन सभी सीटों पर मुकाबला प्रतिष्ठा का बन गया है। हिसार सीट पर नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल पहले भी चुनाव लड़कर जीती हैं, लेकिन इस बार उनका मुकाबला प्रतिष्ठा वाला हो गया है। विरोधी मीडिया समूह के प्रमुख की सक्रियता से इस सीट पर आर पार की लड़ाई होती हुई दिख रही है। हरियाणा की सफेदो सीट कभी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं रही है, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा के लड़ने की वजह से इस सीट पर घमासान लड़ाई हो गई है। सुषमा स्वराज ने अपना चुनावी अभियान इसी सीट से शुरू किया। चौधरी देवीलाल के परिवार से चुनाव लड़ने वाली पहली महिला सदस्य नैना चौटाला हैं, जो डबवाली सीट से चुनाव लड़ रही हैं। अपने करीबी रिश्तेदार केवी सिंह के साथ उनकी जबरदस्त टक्कर है। दिवंगत बंसीलाल की बहू और राज्य सरकार में मंत्री किरण चौधरी अपनी पारंपरिक तोशाम सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें भी अपना गढ़ बचाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है। दिवंगत भजन लाल की बहू रेणुका बिश्नोई इस बार हांसी सीट से लड़ रही हैं। वो भी मुश्किल लड़ाई में फंसी हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी स्नेहलता उचाना कला सीट पर ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत के मुकाबले में है। हरियाणा जन चेतना पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा ने अपनी पत्नी शक्ति रानी शर्मा को कालका सीट से खड़ा किया है। महाराष्ट्र में गजब लड़ाई हो रही है। एक तरफ भाजपा और उसके साथ चार छोटी पार्टियां हैं, तो दूसरी ओर उसकी पुरानी सहयोगी पार्टी शिवसेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले राज ठाकरे अपने चचेरे भाई उद्धव के साथ मिल गए हैं। हालांकि औपचारिक रूप से दोनों साथ नहीं आए हैं, लेकिन अंदर खाने दोनों में बात हो गई है। मजेदार बात यह है कि राज्य में 15 साल तक सत्तारूढ़ रहे कांग्रेस और एनसीपी दोनों मुकाबले से बाहर दिख रही है। उनकी लड़ाई तीसरे चौथे स्थान की है। बताया जा रहा है कि भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां 100 सीट जीतने की राजनीति कर रही है। इसी तरह शिवसेना और राज ठाकरे की राजनीति भी 100 सीटों की है। सर्वेक्षण और सट्टा बाजार दोनों में भाजपा को 110 से ज्यादा सीट का अनुमान है और शिवसेना मनसे को 86 सीटों का अनुमान है। शिवसेना और मनसे का कहना है कि अगर दोनों मिलकर 100 सीट पार कर जाते हैं तो वे बगैर भाजपा को लिए सरकार बना सकते हैं। उनको एनसीपी का समर्थन मिल सकता है। अगर भाजपा 100 से ऊपर चली जाती है तो उसे मनसे या एनसीपी दोनों के समर्थन की उम्मीद है। अब विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने बताने वाली इन सुर्खियों पर गौर करें। हरियाणा के चुनाव में प्रदेश के दिग्गज नेता इस बार अपने अपने गढ़ में घिर गए हैं। 7-7 बार चुनाव जीते नेताओं को इस बार मुश्किल हो रही है। रेवाड़ी में कैप्टन अजय यादव मुश्किल में हैं। उनकी समधिन राबड़ी देवी ने उनका प्रचार किया है। 7 बार के विधायक रहे आनंद दांगी मेहम सीट पर मुश्किल में फंसे हैं। दिवंगत भजन लाल की बहू रेणुका बिश्नोई हांसी सीट पर कड़े मुकाबले में हैं। पूर्व सांसद और बसपा के सीएम दावेदार अरविंद शर्मा की यमुनानगर में कांटे की टक्कर है।
कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी डेरा सच्चा सौदा की शरण में पहुंच गए हैं। पहले कांग्रेस के मंत्री और कद्दावर नेता रणदीप सुरजेवाला ने वहां जाकर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम से आशीर्वाद लिया था। अब भाजपा के चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के कई उम्मीदवारों के साथ जाकर डेरे के प्रमुख से मुलाकात की है। हालांकि अभी तक डेरा ने किसी पार्टी के समर्थन का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र प्रताप को बड़ी ताकत मिली है। फरीदाबाद के पूर्व सांसद और अब इनेलो में चले गए अवतार सिंह भडाना के भाई करतार भडाना ने महेंद्र प्रताप का समर्थन कर दिया है। करतार भडाना ने कहा है कि महेंद्र प्रताप आखिर उनके चाचा हैं और उनकी मदद करना उनका फर्ज है। करतार भडाना का गुर्जर समुदाय में अच्छा असर है। पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी को अपना गढ़ बचाने की चिंता बढ़ गई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी ने इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया है और उसके चारों सांसद इसी इलाके से जीते हैं। पिछले चुनाव में पवार की पार्टी को इस इलाके की 58 में से 21 सीटें मिली थी। इस बार भी एनसीपी नेता इस इलाके से चमत्कारिक नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चुनावी हिसाब किताब की गणित होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों में मौजूदा मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद के दावेदारों पर हमला होना स्वाभाविक है, पर पार्टियों के लिए यह चुनावी लड़ाई जीवन मरण वाली है। इसलिए बड़े नेताओं पर हमले दिनों दिन तेज होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में हर कोई पृथ्वीराज चौहान को विलेन करार दे रहा है। उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में भी कांटे की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसी स्थिति हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा की नहीं है, लेकिन चौटाला पार्टी का उनके खिलाफ पेना प्रचार है। ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे की सजा को लेकर कांग्रेस ने बहुत तल्ख कैंपेन चलाया है। चुनाव का यह एक अलग ही रंग है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें चुनावी गणित का यह हिसाब। हरियाणा और महाराष्ट्र में सभी पार्टियां और दिग्गज नेता एक दूसरे को निपटाने की राजनीति कर रहे हैं। कई जगह नेताओं की निजी खुन्नस है तो कई जगह पार्टियों और नेताओं के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। इस लड़ाई में विरोधी को हराने के लिए पार्टियां हर हथकंडा अपना रही हैं। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए उनकी करार दक्षिण सीट पर शिवसेना ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया और निर्दलीय विलास राव धालकर को समर्थन दे दिया। इसी तरह पश्चिमी महाराष्ट्र की इस्लामपुर सीट पर एनसीपी के दिग्गज नेता जयंत पाटिल को हरवाने के लिए कांग्रेस, भाजपा और शिवसेना तीनों ने हाथ मिला लिया है। तीनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम वापस लेकर एक निर्दलीय को समर्थन दिया है। तीनों पार्टियों को जयंत पाटिल को सबक सिखाना है। महाराष्ट्र में ऐसे ही किसी को अजीत पवार से बदला निकालना है, किसी को नारायण राणे को सबक सिखाना है तो कोई छगन भुजबल को हराने के लिए राजनीति कर रहा है। छोटी पार्टियों के साथ साथ राष्ट्रीय पार्टियां भी इस अंदाज में लड़ रही हैं जैसे उनके अस्तित्व की लड़ाई है। हरियाणा में भी इसी तरह कई दिग्गज नेताओं को उनके क्षेत्र में घेरने की राजनीति हुई है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए चौधरी वीरेंद्र सिंह के चुनाव क्षेत्र उचाना कला में ओम प्रकाश चौटाला के पोते और हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला चुनाव मैदान में उतर गए हैं। वहाँ वीरेंद्र सिंह की पत्नी स्नेहलता चुनाव लड़ रही है। जवाब में वीरेंद्र सिंह डबवाली और एलनाबाद में जाट वोट तोड़कर नैना चौटाला और अभय चौटाला को नुकसान पहुंचाने की राजनीति कर रहे हैं। अहिरवाल के इलाके में राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव के बीच शक्ति प्रदर्शन होना है। रोहतक, सोनीपत और झज्जर के इलाके में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जहां भाजपा के जाट नेता जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर जानकार प्रदीप श्रीवास्तव से बात करते हैं। साथ में मेरे सहयोगी अजीत द्विवेदी भी है। प्रदीप, प्रचार जो पीक की तरफ जा रहा है, तो क्या ये नहीं लगता है कि नेताओं में एक तरह से निजी तौर पर एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की मुहिम सी चल पड़ी है? हाँ, ये दोनों जगह दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है और हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न ये है कि बीजेपी को अगर आप छोड़ दें तो सारी पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। इवन कांग्रेस के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। कांग्रेस जिस तरह हर स्टेट में एक के बाद ख़त्म होती जा रही है, आप देख लीजिए बिहार, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, इवन दिल्ली में भी खत्म हो गई। तो अब उसके लिए कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, चाहे आईएनएलडी हो चाहे नहीं, लेकिन अस्तित्व में फिर भी ये थी कि कांग्रेस संगठन के तौर पर लड़े और दोनों संगठन पार्टियां आपस में लड़े। उसके बजाय पृथ्वीराज चौहान के ऊपर शरद पवार, अजीत पवार ये सब पिल पड़ रहे हैं या पृथ्वीराज चौहान एनसीपी नेताओं पर कर रहे हैं, तो ये अपने आप में कुछ अजीब बात नहीं है। देखिए, जब पार्टी वाइज इलेक्शन जब होता है या पार्टी के बेसिस पे इलेक्शन होता है तो उसकी नीतियों पे बहस होती है, उसके पॉलिसीज पे बहस होती है, उसके वादों पे बहस होती है, मैनिफेस्टो पे बहस होती है। लेकिन ये इलेक्शन ये नहीं रह गया है कि पॉलिसीज पे पार्टी गठबंधन था एक पुराना, महाराष्ट्र में देखिए पुराना गठबंधन था, 25 साल पुराना, 15 साल पुराना गठबंधन था, वो टूटा है। तो चीज़ें बिखर गई हैं। अब वो नहीं रह गया कि कांग्रेस एनसीपी वर्सेस शिवसेना ही है। अब वो चारों, जिसमें 3 क्षेत्रीय पार्टियां हैं और 2 बड़े दल हैं,
उसमें व्यक्तिवादी धुरी के कारण वो व्यक्ति ये हो पार्टी रहा है। में हमेशा व्यक्तिवादी रहती है, व्यक्ति पर टिका रहता है। अजीत, क्या ये सचमुच में ये दोनों प्रदेशों के चुनाव व्यक्तिवादी धुरी के कारण ही बिल्कुल कटु चुनाव हो गए या बहुत आक्रामक चुनाव हो गए? नहीं, और सभी पार्टियां इसके या कि ये हालात बन कैसे रहे? ओवरऑल तो ये दिख रहा है कि नेता एक दूसरे के ऊपर निजी हमले कर रहे हैं। थोड़ा बारीकी से देखें तो ये लगेगा कि इन नेताओं के निजी झगड़े पहले से चले आ रहे हैं, उस पर अपना स्कोर सेटल करने का, चूंकि ये एक मौका मिला है मैदान। आप देखें, कांग्रेस पृथ्वीराज चौहान और एनसीपी के अजीत पवार का झगड़ा 3 साल से चल रहा है। जब वो मुख्यमंत्री बन के गए तब से चल रहा है। इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सिंचाई घोटाले की बात निकली, 50,000 करोड़ का घपला, और इनको इस्तीफा देना पड़ा सुनील तटकरे। फिर उसके बाद जांच हुई, सुनील तटकरे ने कराई, इनको क्लीन चिट दी गई। इसके बावजूद फिर पृथ्वीराज चौहान ने विजिलेंस क्लियरेंस कर दिया कि उसकी जांच कराई जाए। तो अजीत पवार, सुनील तटकरे, शरद पवार, इनका निजी इनकी खुन्नस हो गई पृथ्वीराज चौहान के साथ। ऐसे ही आप अगर महाराष्ट्र में, यहाँ हरियाणा में देखें तो चौधरी वीरेंद्र सिंह हमेशा अपने को मुख्यमंत्री का दावेदार और बड़ा जाट नेता, बड़ी लीगेसी वाला नेता मानते रहे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला मुख्यमंत्री बनने का। पिछली बार वो हार भी गए। तो वो जो निजी कटुता है नेताओं की, वो इस बार चुनाव में ज्यादा उभर के दिख रही है। नहीं, लेकिन प्रदीप, क्या ये नहीं लगता है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा ओम प्रकाश चौटाला पर पहले बोला नहीं करते थे, लेकिन अभी चुनाव प्रचार में एकदम उनके ऊपर भी निजी तौर पर वो जेल जाने का और जेल में शपथ लेने के निजी तौर पर हमले हुए? हुड्डा या कांग्रेस दोनों के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र इस समय उनके अस्तित्व के लिए बना है। बीजेपी, आप ये देखिए, बीजेपी की तरफ से उतना कटु शब्द नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी को अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। बीजेपी विस्तार में है, अपने विस्तार में अभी बढ़ रहा है। तो वो महाराष्ट्र में भी बढ़ना चाहता है, हरियाणा में बढ़ा। हरियाणा में कुछ नहीं था। वो शिवसेना के हटने के बाद जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो अकेले महाराष्ट्र में आ पाती है कि नहीं आ पाती। तो अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार राहुल गांधी पर भी बोल रहे हैं तो पृथ्वीराज चौहान को भी आड़े हाथों लिया है। महाराष्ट्र में एनसीपी के प्रदेश नेताओं ने एक तरह से पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस लीडरशिप को मुद्दा बना दिया है। दरअसल इन दोनों प्रदेशों में अकेली भाजपा ऐसी पार्टी है जिसके प्रदेश नेता को लेकर विरोधियों का फोकस नहीं के बराबर है। यह विचित्र स्थिति है। इसी पर अब आगे और बात करते हैं। प्रदीप, आपके अनुसार कांग्रेस बतौर पार्टी चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रही है? व्यक्तिगत लड़ाई में ये पूरी लड़ाई क्यों बदल रही है? कांग्रेस का सबसे बड़ा डायलेमा इस समय ये है कि कांग्रेस आज तक जो है गांधी नेहरू परिवार के किसी एक नेता के नेतृत्व के आकर्षण के बल पे, उसे करिश्मा के बल पर लड़ती थी। राहुल गांधी का करिश्मेटिक जो है वो दांव पे लग गया है। राहुल गांधी को अब दांव पे लगाना नहीं चाहती है कांग्रेस, क्योंकि अगर राहुल गांधी इसमें फेल हो गए। नहीं, आपके अनुसार शरद पवार ने जो हमला बोला है उस पे पृथ्वीराज चौहान को निपटाने या उनके ऊपर अटैक की ज्यादा वो रही या राहुल गांधी को ज्यादा निपटाने की? निश्चित तौर पर पृथ्वीराज चौहान पर रहेगी, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि पृथ्वीराज चौहान का जो एक कार्यकाल रहा है, पृथ्वीराज चौहान की एक ईमानदार छवि बनकर उभरी है। और आप भावी कैंडिडेटों को देखें चीफ मिनिस्टर में, तो किसी के पास कोई, वहाँ उद्धव ठाकरे हैं, एनसीपी के बाद अजीत पवार हैं, बीजेपी का तय नहीं। अगर गडकरी को भी तय करते हैं तो इन तीनों में आप पाएंगे कि पृथ्वीराज चौहान की छवि जो है वो महाराष्ट्र में या देश में अभी थोड़ा सी ईमानदार नहीं, तो उस पर हमला करने से तो बचना चाहिए था एक हिसाब से। उस पूंजी को कैसे ये शरद पवार और ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो इसलिए कि कांग्रेस का जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, वो दो चीज पे चल रही है। एक तो वो चल रही है कि वो एनसीपी पर हमला करेगी कि बीजेपी के साथ जाएंगे ताकि सेकुलर वोटों को ऊपर बदल सके। दूसरे, उसकी सबसे बड़ा स्टेक लगा है इनके ऊपर, पृथ्वीराज चौहान की छवि के ऊपर। तो पृथ्वीराज चौहान को जितना छोटा कद होगा, जितना वो होगा, वो उसको फायदा जो है, चुनावी फायदा देखने में लगे हुए शरद पवार। अजीत, ये दोनों चुनावों की जो लड़ाई है ये कितनी व्यक्तिवादी लड़ाई में बदल गई मोटे तौर पर? नहीं, कांग्रेस ने तो बदला, इसलिए कांग्रेस ने बदला। कांग्रेस के पास चूंकि दोनों राज्यों में चेहरे हैं नहीं, पर एक बात अजीत, वो ये कि कांग्रेस हरियाणा के अंदर बतौर पार्टी क्यों नहीं लड़ती हुई दिखलाई दे रही, ले लेकर भूपिंदर सिंह ही सब कुछ करते हुए और आगे है। पार्टी ही लड़ रही है, लेकिन यहाँ चूंकि चेहरा है एक दिखाने के लिए, और दूसरी पार्टियों के पास कोई चेहरा नहीं है, उस स्थिति का एडवांटेज ले रही है कांग्रेस पार्टी। जैसे हर जगह आप प्रचार देखें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या प्रचार कर रहे हैं, वो जो एक जाट पॉलिटिक्स की दुहाई दे करके
और राज अपने पास रखना है। वो हर जगह वो कर रहे हैं, कर रहे हैं विकास जाकर का के। भी तो एक नारा होना विकास चाहिए, का वो एक नारा- बड़ा नारा व्यापक वो है, नारे में उनका करना भी चाहिए। विकास का नारा भी है, लेकिन चूंकि दूसरी तरफ से कोई चेहरा नहीं दिखाया, जो इन लोगों ने कहा कि जेल में शपथ लेंगे हम, तो वो एक इनको एक एडवांटेज हो गया हुड्डा को कि बताएं कि भाई जेल में शपथ लेने का क्या मैसेज होगा। और दूसरा, बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं दिखाया है, तो मैं चेहरा हूं। हर जगह कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कई जगह कि मुख्यमंत्री तुम्हारे सामने खड़ा है। उन्होंने अपनी हरियाणवी भाषा में कहा कि मुख्यमंत्री थारे सामने से है, तो हैट्रिक लगवाओ। तो इसका वो एडवांटेज ले रहे हैं, और कांग्रेस भी ये एडवांटेज ले रही है कि कोई चेहरा नहीं है, और एक चेहरा अगर इसका दिखाते हैं तो इसके नाम पर हम, अगर खराबी स्थिति हो रही है तो उसको हम कुछ रिकवर कर सकते हैं, नहीं, इसलिए वो चेहरा दिखा रहे नहीं हैं। तो प्रदीप, क्या ये लगता है कि सचमुच में ये जो चेहरों की लड़ाई है, इसके पीछे भी एक राजनीतिक आधार है पक्का? राजनीतिक आधार भी है, राजनीतिक मजबूरी भी है। राजनीतिक मजबूरी में मैंने बताया कि दूसरे अभी तक ऐसा नहीं होता था स्टेट के इलेक्शन, हालांकि चीफ मिनिस्टर रहता था तो चीफ मिनिस्टर ही का चेहरा आता है चुनाव में। हुड्डा ने 10 साल तक शासन किया है, विकास का दावा कर रहे हैं, तो एज ए विकास डेवलपमेंट जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी लेके चेहरा था, उसी तरह हरियाणा में हुड्डा का चेहरा, वहाँ डेवलपमेंट का चेहरा पृथ्वीराज चौहान का नहीं है, उनका एक ऑनेस्ट और एक गुडी गुडी छवि है। तो इन दोनों छवि पे कांग्रेस के पास रणनीति, ये मजबूरी की रणनीति है। नहीं, उस नाते भाजपा ने किसी चेहरे को प्रोजेक्ट न करके अच्छा काम किया, या वो नुकसानदायक? बीजेपी की भी मजबूरी है। स्टेट के इलेक्शन में बीजेपी का चेहरा रहता था मुख्यमंत्री का, कांग्रेस का नहीं रहता था। हरियाणा में उसकी मजबूरी है, इसी तरह वहां भी मजबूरी है। प्रदीप, बातचीत यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।